मैं एक डॉक्टर था। जब भी हॉस्पिटल से घर आता मेरी नौकरानी हर रोज रात को मेरे जिस्म का मसाज करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी सारी थकन उतर जाती थी। मेरी नौकरानी 16 साल की है, बेहद ही खूबसूरत थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, नौकरानी मेरा मसाज कर रही थी। इसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और मैं इसके ऊपर, वो भी मेरे साथ। इस वक्त मेरे होश उड़ गए जब वो खुद ही अपने दोनों। मेरा नाम साजिद है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और रंग गोरा। इसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसी लड़की के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने इस लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ को इस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे, उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इन्हें मुझ जैसा स्मार्ट और अमीर दामाद मिलने वाला था जो इनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़के से होने जा रही है। मेरी इससे कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस मैंने इसे देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके घर रिश्ता भेज दूंगा। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी माँ भी आसानी से मान गई थी। मेरे खानदान में कोई नहीं था मेरी माँ के अलावा। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। मैं डॉक्टर था और बड़े हॉस्पिटल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। महीने का अच्छा कमा लेता था। घर में बहुत सारे नौकर थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, इसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन इसके घर में रिश्ता आ जाता था। पर मेरी माँ ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज्यादा दबाव डाला, तो इन लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी क्योंकि इन लोगों ने मेरी माँ का मान रख लिया था। इसी तरह मेरी शादी कुछ दिनों बाद इस लड़के के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी बीवी के कदम मेरे आने वाली जिंदगी में बहुत खुशकिस्मत साबित हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सर्जन बन गया था और मेरी बीवी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी बीवी का नाम निशा था। वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का ये अलग नौकर था। घर में बहुत सारी नौकरानियां भी मौजूद थी। एक लड़की जो मेरी माँ को गांव में मिली थी, इसका नाम इज़्ज़ा था। इज़्ज़ा बहुत छोटी थी जब मेरी माँ इसे अपने गांव से लेकर आई थी। मेरी माँ का मायका गांव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले बड़े थे। इज़्ज़ा की माँ मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन इज़्ज़ा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इन दिनों मेरी माँ छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक इज़्ज़ा की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो अपनी माँ के मरने पर बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि इसके बाप ने इन दोनों माँ बेटी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी इज़्ज़ा बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को इस पर बहुत तरस आया, इसलिए 3 साल की इज़्ज़ा को मेरी माँ हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरी माँ ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसे घर के सारे कामकाज सिखाए और इसे जवान कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। वो हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है, बल्कि मेरी माँ ने इसे अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी बीवी आई है मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ भी बुझी से रहती है। मैं तो शुरू से ही इससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। जब से बड़ा हुआ हूँ इसे बातचीत कम कर दी है, लेकिन जब छोटा था तो इसके साथ खेला करता था। इसी तरह से वो हमारे घर की फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी माँ को तो अब इसकी आदत हो गई थी। इसने मेरी माँ को माँ की जगह दे दी थी। इज़्ज़ा शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज्यादा भरोसेमंद नौकरानी थी। मेरी माँ का कहना था कि वो भी अब जवान हो गई है, इसीलिए वो इसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर देगी। इधर मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरी बीवी अच्छे से तैयार होकर मेरा वेलकम करती थी। इसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था। काफी दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। इज़्ज़ा इनका पूरा ध्यान रख रही थी। इधर मेरी बीवी हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। अब भला मेरी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं अपनी माँ को बीमार छोड़कर कैसे जा सकता था, लेकिन मेरी बीवी ने तो अपना मूड खराब कर लिया था। मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी माँ का ख्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊंच नीच वाली बात हुई तो वो फौरन मुझे कॉल करके बता देगी। इधर अपनी बीवी का नाराज होना और इधर माँ की तबीयत खराब होने से मैं बहुत ज्यादा टेंशनों में आ गया था। मुझे इज़्ज़ा पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैं इसके भरोसे पर अपनी माँ को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर स्विट्जरलैंड गए थे। वहां मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी के पास बार बार किसी की कॉल आ रही है। मैंने इससे पूछा किसकी कॉल है, तो इसने कहा कि कोई नहीं है,
बस कंपनी वाले इस तरह से परेशान करते रहते हैं। 15 दिन का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। ईज़ा ने माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखा था, लेकिन माँ की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी इनकी हालत सीरियस थी। मेरी बीवी हनीमून से आने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इसे हमारे घर पर बहुत ज्यादा ऐशो आराम मिल रहा था। मेरी बीवी और ईज़ा की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। ईज़ा ने मेरी बीवी को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी माँ की मौत का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था। माँ की मौत का सबसे ज्यादा सदमा ईज़ा को ही हुआ था, क्योंकि वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और इसने बचपन से ही मेरी माँ को अपना सब कुछ माना हुआ था। मैं तो हॉस्पिटल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफिक्र था कि ईज़ा मेरी बीवी का भी अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। वो हर काम अच्छी तरह से संभाल लिया करती थी। इसने मेरी बीवी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट चली गई थी। वहां से आने के बाद वो बहुत थक गई थी। ईज़ा को जब पता चला कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा थक गई है, तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी बीवी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में मसरूफ था। ईज़ा ने मेरी बीवी को थका थका देखा तो कहने लगे, आज आप बहुत थक गई हो, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। मेरी बीवी बिना हिचकिचाए और बिना इसे मना करे से टांगे दबाने पर राजी हो गई। मैं तो ये सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी बीवी इसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी बीवी को हमारे घर में आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वो सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाती थी। मैंने ईज़ा को मना भी किया कि वो रहने दे, मैं निशा को थकन उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन निशा ने कहा कि जो सुकून टांगे दबाने से मिल सकता है वो दवाई से नहीं मिलेगा। मुझे एहसास हुआ कि निशा ने मेरी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। मुझे इसका इस तरह से बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो ईज़ा मेरी बीवी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वो पीने के बाद निशा के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल ईज़ा नरम दिल की लड़की थी। अगर इसे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वो मन लगाकर इस काम को करती थी। कभी इसने किसी के काम को मना नहीं किया था और बहुत मेहनती थी। ईज़ा निशा की लगातार पूरे 1 घंटे तक पैर दबाती रही थी। बहुत ज्यादा रात हो गई थी। मैं तो लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर निशा भी सो चुकी थी। मैंने ईज़ा से कहा, ईज़ा अब तुम जाओ, मैं कमरा बंद करने वाला हूँ। निशा सो चुकी थी। ईज़ा कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी ही देर में हम लोग भी सो गए थे। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जैसा ही मैं रात को हॉस्पिटल से घर आता तो देखता कि ईज़ा घर का सारा काम कर रही होती और मेरी बीवी कमरे में काम कर रही होती थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो ईज़ा के अलावा मुझे कोई भी नौकर घर में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद नौकर छुट्टी पर होंगे, लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे। पर मुझे ईज़ा के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी बीवी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। इसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता था। जब देखो कमरे में या तो टीवी देखती रहती थी या फिर मोबाइल में बड़ी रहती थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ था। घर में मुझे कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में ईज़ा से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए, तो इसने कहा कि निशा ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो सारे नौकर मेरी माँ ने रखे थे और सारे ही नौकर भरोसे वाले थे। ईज़ा को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ ईज़ा के कंधों पर ही था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फौरन कमरे में अपनी बीवी के पास गया और इसे कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों को काम से निकालने की। इसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि मैं ईज़ा के साथ मिलकर घर का काम कर लिया करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं और सिर्फ एक नौकरानी है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ईज़ा जवान लड़की है और खूबसूरत है। मुझे हमेशा इसकी फिक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए मैंने सारे मर्द नौकरों को घर से निकाल दिया। फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं 2-3 नौकरानियों का इंतजाम कर लूंगी और जब तक नौकरानियां नहीं आ जाते मैं ईज़ा के साथ घर का काम में इसका हाथ बटा लिया करूंगी। इतने प्यार से जब मुझे निशा ने ये बात समझाई तो मुझे इसके ऊपर प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। इसे ईज़ा की फिक्र हो रही थी। ईज़ा और निशा एक मिलकर घर को पूरा अच्छे से संभाल रहे थे। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो घर की तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया था। मैं देखता कि हर दिन ईज़ा निशा के रोजाना पैर दबाती और इसके जिस्म की मालिश करती थी। एक दिन निशा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके जाना चाहती हूँ। मैंने इसे इसके घर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी वो अपने मायके गई भी
जब मैंने इसे मैके जाने की परमिशन दी तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। वो पूरे 1 महीने के लिए अपने मैके जा रही थी। इसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर निशा को इसके मैके छोड़ आया था। इसके बाद मैं वहीं से हॉस्पिटल चला गया था। आज हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज्यादा काम था और मैं बहुत थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका हारा घर आया था। ईज़ा ने मुझे खाने के लिए कहा तो मैंने इसे कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम खाना कमरे में ही लेकर आ जाओ। ईज़ा ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। इसने मुझसे कहा, आज आप बहुत थके थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं थक तो बहुत गया हूँ, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूंगा तो थकान दूर हो जाएगी। ईज़ा कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जिस्म का मसाज कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा इसे मसाज के लिए कहना, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। वो मुझसे बहुत जिद करने लगी तो फिर मैंने इससे कहा, ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, इसके बाद कुछ देर आराम कर लूंगा। जब मैं लेटूंगा तो तुम मेरी बॉडी का मसाज कर देना। ईज़ा मेरे खाना खाने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वो मेरे कमरे में आ गई और इसने मेरी कमर पर मसाज करना शुरू कर दिया। इसके हाथ से मसाज करवाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का सारा और दुख खत्म हो गया। थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई थी। सच में ईज़ा के हाथों में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ था कि मेरी बीवी ईज़ा के हाथ से मसाज करवाना क्यों पसंद करती थी, क्योंकि ईज़ा के हाथों से मसाज करवाने पर मुझे बहुत सुकून और राहत मिल रही थी। काफी देर मसाज करने के बाद ईज़ा ने अपने हाथ रोक दिए थे। इसके बाद मैंने ईज़ा को खुश होकर थोड़े से पैसे दिए। ये देखकर वो शर्माने लगी थी और कहने लगी, साजिद अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है मैंने बचपन से लेकर आज तक इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। ये मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने हो। भला मैं तुमसे पैसे लेते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ये सुनकर मैंने इससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की जरूरत होती होगी। तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये बात सुनकर ईज़ा ने मुझसे पैसे ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में हर चीज मौजूद है। ये पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफी दिनों के बाद मैंने ईज़ा से खुलकर बातचीत की थी, क्योंकि शादी से पहले भी ईज़ा मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से ईज़ा ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद इसने कहा कि मैं तुम्हारे शोल्डर्स की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। ईज़ा जब मेरी मालिश करती थी तो मुझे ऐसा भी लगता था जैसे मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, क्योंकि इसके हाथों में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह काफी दिन गुजर गए थे। रोज ऐसा ही होता जा रहा था। मुझे ईज़ा को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब इसके हाथों की आदत हो गई थी। इसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती थी कि सुबह को ही मेरी आंख खुलती थी। मेरी बीवी तो मायके जाने के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। वो मुझे कॉल भी नहीं करती थी, बल्कि अगर कॉल करती तो कहती कि मैं माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, या फिर वो अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज मंगवाने के लिए ही मुझसे कॉल किया करती थी। इसे गए हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक इसने कॉल पर मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। बस वो अपने काम के लिए कॉल करती और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फोन बंद कर दिया करती थी। निशा अपने मायके 1 महीने का कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन बाद वो घर पर वापस आ गई थी। मैं इसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो ना जाने अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में ही रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं इसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता तो वो मुझे फौरन मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वो फिर घर पर ही रही और इसके बाद फिर इसने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो इसकी हर खुशी में राजी था, इसीलिए इसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वो मायके गई तो 50,000 अपने खर्चे के लिए लेकर गई थी। मैंने खुशी खुशी इसे पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वो इसका ही तो था। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि ईज़ा मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। ईज़ा हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपके जिस्म की मालिश कर देती हूँ, या फिर वो कहे मैं आपके पैर दबा देती हूँ।
वो मुझे मेरी बीवी के सामने भी ये सब कुछ करती तो मुझे इस बात पर हैरत होती कि मेरी बीवी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। वो किसी पराई लड़के से मेरे जिस्म की मालिश करवाने देती थी। मुझे ये सब बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने इज़ा से कहा, इज़ा तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। साजिद, मुझे तुम्हारे सारे काम करने ही बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन इज़ा ने मुझसे जिद बांध ली कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। मैंने इसे कहा, इज़ा मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं बाहर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन जबरदस्ती वो मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हॉस्पिटल में पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा ज्यादा इज़ा से इनकार करना, क्योंकि वो बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने इसके लिए क्या ही किया था। मैं इज़ा को लेकर एक कैफे में चला गया। कैफे जाने के बाद मैंने देखा कि इज़ा बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो ना जाने चारों तरफ किसको ढूंढ रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इज़ा से कहा, इज़ा ने तुम यहाँ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लोगों को हम पर शक होने लगेगा। इज़ा कहने लगी, यहाँ पर मेरी एक दोस्त आने वाली थी। मैं सोच रही थी कि आपको अपनी दोस्त से मिलवा दूं, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो कोई दोस्त नहीं है। मेरी इस बात पर इज़ा खामोश हो गई थी। कहने लगी, मेरी दोस्त है, वो हमारे घर के आसपास ही रहती है। इसकी शादी हो गई है, अपने शौहर के साथ यहाँ आने वाली थी, शायद थोड़ी देर के बाद यहाँ आई। मैंने इज़ा से कहा, तुम यहाँ कुछ खाने पीने आई हो या फिर अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई हो? मैंने इज़ा को कहा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, वहाँ पर मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। इज़ा ने थोड़ी देर करते हुए मेरे पूरे 2 घंटे खराब कर दिए थे। ना तो इसने कुछ खाया पिया था और ना ही वो मुझसे किस तरह की कोई बात कर रही थी। मैं नोटिस कर रहा था कि इसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। फिर 2 ढाई घंटे पूरे होने के बाद इज़ा ने अपना मुंह लड़काते हुए कहा, चलो आप मुझे घर छोड़ दो। मैंने इसे घर ड्रॉप कर दिया था। मुझे तो इज़ा पागल लगने लगी थी, क्योंकि आज जो इसने हरकत की थी बिल्कुल पागलों वाली ही की थी। क्योंकि घर से बाहर निकलने का इसका मुझे कोई मकसद ही समझ नहीं आया था। फिर रात को जब मैं घर आया तो इज़ा ने मुझसे कहने लगी, साजिद मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने इसे कहा, हाँ बताओ क्या बात करना चाहती हो? तो इसने बातों को घुमा फिरा कर अगर मुझे फिर बताना शुरू किया। ना जाने वो क्या बताना चाह रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। सच में इज़ा पागल हो चुकी थी। मैंने इज़ा से कहा, पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या कहना है, इसके बाद मुझसे बात करना। मैंने इसे डांट दिया था और वो खामोशी हो गई थी, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी बीवी अपने मायके से जब घर वापस आई तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। आते ही इसने मुझे गले से लगा लिया और मेरी बीवी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पेपर पर साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मुझे दिखा दो, पेपर्स में साइन कर दूंगा। निशा ने मुझे वो पेपर्स पढ़ने ही नहीं दिए। इसने कहा कि ये पेपर एक एनजीओ के पेपर्स हैं, जहां पर मैं भारी डोनेशन करना चाहती हूँ। वो बोली, डोनेशन अपने अकाउंट से करवा दूंगी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे ये एनजीओ के ओनर बनाया जा रहा है। मैंने निशा से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं निशा के इस नेक काम से बहुत खुश हुआ था। मैंने खुशी खुशी इन पेपर्स पर साइन कर दिया और अपनी बीवी को बहुत ही प्यार किया। मेरी बीवी के सामने ही फिर से इज़ा कमरे में आ गई थी। इसने कहा, साजिद मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, लेट जाओ। लेकिन मैं आज मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। मैंने इज़ा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आज नहीं, आज तुम कमरे से चली जाओ, आज मेरी मालिश मेरी बीवी करेगी। निशा मेरी तरफ देखकर कुछ कंफ्यूज हो गई थी। इसने इज़ा से कहा, नहीं इज़ा, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम ही मेरे शौहर की कमर की मालिश कर दो। मुझे पता है कि मेरे शौहर को तुम्हारे हाथ से मालिश करवाने पर बहुत सुकून मिलता है। ये कहते हुए निशा कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे निशा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि काफी टाइम हो गए हम दोनों को अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए। मैं अकेले में निशा से कुछ बातें करना चाहता था, इसके साथ थोड़ा अपना मूड अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो मेरी इस बात को समझ नहीं रही थी। काफी दिनों से जब मैं थका हारा घर पर आ जाता तो वो कमरे में सो जाती थी। इतने दिनों से तो वो अपने मायके में रह रही थी। इसे मेरी बात को समझना चाहिए था। आखिर इसका शौहर हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने इज़ा को डांटकर कमरे से भेज दिया था। इज़ा की आंखों में आंसू देखकर
मेरा दिल तड़पने लगा। वो बेचारी कमरे से बाहर चली गई थी और रोने लगी थी। आखिर इस सब में इसकी क्या गलती थी? वो भी तो मेरी थकान उतारने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और इज़ा के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने इज़ा से माफी मांगी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने इस बेचारी को डांट कर अच्छा नहीं किया। काफी देर तक वो इज़ा खामोश रही। फिर इसके बाद इसने कहा कि मैं ये सब कुछ आपके फायदे के लिए ही करती हूँ। मैंने इसे कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ कमरे में और मेरे जिस्म की मालिश कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इज़ा मेरे कमरे में मेरे साथ आई और तेल लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसने मेरे होश उड़ा दिए थे। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे के अंदर निशा थी। निशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसने जोर से इज़ा का हाथ पकड़कर इसे जमीन पर गिरा दिया। इसके साथ इसके माँ बाप भी मौजूद थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने निशा से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? इसने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम लोग चोरी चुपके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि ये इज़ा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा चिपक रही थी। मैंने निशा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इज़ा से मालिश करवा दो, इसके हाथ में जादू है। अब तुम ये कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? निशा अपने माँ बाप से कहने लगी, देख लिया पापा, क्या कोई लड़की अपने शौहर से खुद ये बात करेगी और ये कहेगी कि अपनी नौकरानी से चिपक कर रहो? बल्कि इसे चिपको भी नहीं, अकेले कमरे में इसे जिस्म की मालिश करवाओ। ये दोनों मुझे काफी दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं। इन दोनों का चोरी छुपकर कुछ तो चल रहा है। जब मैं मैके जाती हूँ तो इन दोनों को खुलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है। ये बात सुनकर निशा के माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया था। निशा की माँ ने इज़ा का हाथ पकड़ा और कहने लगी, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने तभी निशा की माँ से कहा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। इज़ा और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि जो कुछ भी होता है आपकी बेटी की आंखों के सामने ही होता है। इसमें इज़ा की कोई गलती नहीं है। निशा और इसकी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि इज़ा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती से घर से निकाल दिया। निशा के पापा कहने लगे, अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और इसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को डिवोर्स देनी होगी। मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि आज ये सब ड्रामा निशा ने जानबूझकर किया है। मैं खामोश रहा था। काफी दिनों तक तो मैंने निशा से बात भी नहीं की थी। इज़ा ना जाने कहाँ चली गई थी। इस बेचारी का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी था नहीं। मुझे हमेशा इसकी टेंशन लगी रहती थी। इस दिन मैं सिर्फ निशा को खोने के डर से खामोश रहा था, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए। इसी वजह से मैंने इज़ा को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस बेकसूर लड़की पर जुल्म होने दिया था और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से खामोशी से देखता रहा। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे रात को भी अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इस पर जुल्म हुआ था और मुझे इसकी फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ चली गई, ना जाने किस हाल में होगी। इस बात को 2-3 दिन गुजर गए थे। मैं इज़ा की तलाश करने के लिए निकल पड़ा था। इज़ा को मैंने हर जगह तलाश कर लिया था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। थक हार कर मैं मस्जिद में नफिल पढ़कर दुआ करने के लिए चला गया कि मुझे जल्द से जल्द इज़ा का पता मिल जाए। मैं मस्जिद जाने लगा तो वो मस्जिद के बाहर ही बैठी दुआ मांग रही थी और ज़ारो खता रो रही थी। इसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने इज़ा से कहा, प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन इज़ा की आंखों में आंसू थे। इसने मुझसे कहा, आप अपना घर बचा लो। इसके बाद जो इसने मुझे बताया, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इज़ा ने बताया कि इसकी बीवी एक फ्रॉड औरत है। मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, पर इस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। वो अपने माँ बाप के सामने ये साबित करना चाहते थे कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और वो लोग इस बात पर यकीन कर लें, जबकि आपकी बीवी का ऑफिसर किसी की और लड़के के साथ चल रहा है। ये बात इसके माँ बाप को पता नहीं है। वो इस लड़के से शादी करना चाहती थी,